डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे, जैसे कि एरे की हम परिभाषा जानते हैं कि एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, वैसे ही वन डायमेंशनल एरे इज आल्सो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, पर इसमें जो डायमेंशन होता है वो वन होता है। तो ये डायमेंशन क्या होता है, इसे हम समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसका क्या सिंटैक्स है। तो हम यहाँ देखने जा रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स है वो इस प्रकार से है, पहले हम बताते हैं डेटा टाइप, फिर स्पेस देके हम लिखते हैं एरे का नाम, फिर हम ब्रैकेट पे लिखते हैं साइज और सेमी कोलन। ये हमारा वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है। एरे बहुत इजी चीज है, कोई विशेष नई चीज नहीं है। बस पहले जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे तब हम ऐसा ही लिखते थे कि वेरिएबल का नाम लिखते थे, उसका डेटा टाइप लिखते थे। वेरिएबल और एरे में क्या अंतर है, वेरिएबल केवल एट अ टाइम एक ही डेटा को स्टोर करता है और एरे ग्रुप ऑफ डेटा को स्टोर करता है। वेरिएबल के केस में भी जो आप उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करते थे उसी डेटा को आप उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते थे। उसी प्रकार के एरे में भी आप जो उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे उसी प्रकार के डेटा रख पाएंगे, पर कितने डिपेंड करता है उसके साइज पे। तो इसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। माना हमने लिखा इंटीजर a5, तो ये क्या हुआ, यहाँ a जो है एरे का नाम है, ये जो 5 है वो एरे की साइज है, और ये इंटीजर ये बता रहा है कि उस a नाम के एरे में कौन सा डेटा रहेगा। दैट मींस ये क्या बता रहा है, डेटा टाइप बता रहा है। तो जब अगर हमें इसको एक सिंपली समझते हैं कि अगर हमने इंटीजर a डिक्लेयर किया तो ये कैसे स्टोर हो रहा है, ये बन गया आपका a और इसमें आप जो भी वैल्यू रखें। अब यही अगर हमने a ऑफ 5 मींस एक एरे डिक्लेयर किया है, तो इसको हम समझने के लिए एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं कि माना ये एक एरे है जिसमें 1 2 3 4 और 5, ये a ऑफ 5 नाम का एक एरे है जिसमें हम कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं, 5 डेटा स्टोर कर सकते हैं। और ये सभी, ये जो 5 है मतलब 0 से शुरू करके 4 तक या 1 से शुरू करके 5 तक, तो ये सभी जो है उनके एलिमेंट्स हैं कि ये पहला जो एलिमेंट स्टोर होगा वो a ऑफ 1, जो दूसरा स्टोर होगा a ऑफ 2, जो तीसरा स्टोर होगा a ऑफ 3, चौथा स्टोर होगा a ऑफ 4 और पांचवा स्टोर होगा a ऑफ 5। एरे में जो डेटा स्टोर होता है वो एक सीक्वेंस मोड में होता है, मींस पहला एलिमेंट पहले पोजीशन में स्टोर होगा, दूसरा एलिमेंट जो भी आप दूसरी वैल्यू देंगे वो दूसरे पोजीशन में होगा, जो तीसरी वैल्यू होगी वो थर्ड पोजीशन में, जो चौथी वैल्यू होगी वो फोर्थ और जो पांचवी वैल्यू होगी वो फिफ्थ पोजीशन में। तो जो एरे में डेटा स्टोर होता है या इनिशियलाइज होता है वो सीक्वेंशियली होता है, एक ही सीक्वेंस में होता है। तो अब जैसे हमने ये एरे डिक्लेयर किया a ऑफ 5, तो यहाँ हमने एरे की साइज बताई 5, मतलब ये जो एरे है a नाम का वो कितने डेटा को एट अ टाइम स्टोर कर सकता है, 5 डेटा को स्टोर कर सकता है। और पांचों किस प्रकार के होंगे, इंटीजर प्रकार के होंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, अभी अगर आपको 5 डेटा स्टोर करने के लिए अगर आप एरे नहीं यूज करते तो आपको कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते, 5। अब यहाँ हमने एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी हमने साइज बता दी, तो ये हमारा बन गया वन डायमेंशनल एरे। ये तो हुआ डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। अब अगर इसी एरे में हमको वैल्यू को डालना हो, मींस जैसे हम वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, वैसे ही अगर एरे में भी हमको वैल्यू डालनी हो तो कैसे हम डालेंगे, उसके लिए हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। तो ये डिक्लेरेशन हुआ, इनिशियलाइजेशन कैसा हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन में सेम जब हम डेटा टाइप बताते हैं, डेटा टाइप, और हम फिर लिखते हैं एरे का नाम, एरे नेम, ब्रैकेट में हम देते हैं साइज, इसके बाद आप
यहाँ पर एक इक्वल टू लगा दीजिए और यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाइए, सेमीकोलन, और यहाँ पर वो सभी वैल्यू जो आपको उस एरे में देनी हो, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ये हो गया हमारा वन डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन। एग्जांपल के लिए जैसे अभी हमने एक एरे डिक्लेयर किया था, इंटीजर a ऑफ 5, ये हमने डिक्लेयर किया था। डिक्लेयर करते साथ ही हमको इसको इनिशियलाइज करना है। जैसे हम एग्जांपल के लिए सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इंटीजर a और फिर हम लिखते थे a इक्वल टू 1, या दूसरा तरीका क्या था, इंटीजर a इक्वल टू 1। ये आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, और एक साथ भी कर सकते हैं। सेम वैसे ही एरे का भी है, जब आपने एरे को डिक्लेयर किया उसके बाद फिर आप उस एरे को इनिशियलाइज कीजिए, या फिर डिक्लेयर करने के साथ ही आप इनिशियलाइज कर दीजिए। तो ये जो इनिशियलाइजेशन होता है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एट कंपाइल टाइम और एक होता है एट रन टाइम। यहां हम जो देखने जा रहे हैं वो एट कंपाइल टाइम देख रहे हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे एट कंपाइल टाइम, दैट मींस जब आपने एरे को डिक्लेयर किया अपने प्रोग्राम में, उसी समय आप उसको इनिशियलाइज भी कर दें। तो उसको कैसे किया जाता है, उसका सिंटेक्स यहाँ पर मैंने लिखा है। अब एग्जांपल से हम समझते हैं। a इक्वल टू 5 आपने किया, इक्वल टू लगा दिया और जो कर्ली ब्रैकेट है उसमें आप उन वैल्यूज को दे दीजिए। जैसे यहाँ पर उसकी साइज क्या है, 5 है, तो आपको कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी, 5। माना आप कोई भी 5 वैल्यू दे दीजिए। अच्छा, और पांचों वैल्यू कैसे होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। 5, 10, 15, 20 और 1 आपने लिख दिया, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये इनिशियलाइज कैसे होगा, हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया समझने के लिए एरे को। ये a ऑफ 5 एक एरे है जिसमें ये a ऑफ 1 है फर्स्ट पोजीशन, ये a ऑफ 2 है सेकंड पोजीशन, ये a ऑफ 3 है थर्ड पोजीशन, ये a ऑफ 4 है फोर्थ पोजीशन और ये a ऑफ 5 है फिफ्थ पोजीशन। तो कैसे इनिशियलाइज होगा, सबसे पहले वैल्यू फर्स्ट पोजीशन में जाएगी 5, सेकंड वैल्यू कहाँ इनिशियलाइज होगी, सेकंड पोजीशन में, थर्ड वैल्यू थर्ड पोजीशन में, फोर्थ वैल्यू फोर्थ पोजीशन में और फिफ्थ वैल्यू फिफ्थ पोजीशन में इनिशियलाइज हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी एरे को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं एट कंपाइल टाइम। इसी एरे को अगर आपको रन टाइम इनिशियलाइज करना हो, रन टाइम मींस आपको आपने प्रोग्राम बना दिया, एरे को डिक्लेयर कर दिया, पर एरे में जो वैल्यू डालनी है जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे उस समय आप डालना चाहते हैं, तो उससे क्या फायदा है, कंपाइल टाइम में डालने से क्या होता है, आपने इनिशियलाइज करते समय जो वैल्यू डाल दी वो फिक्स हो जाएगा जब तक आप अपने प्रोग्राम में कोड में जाके फिर से दोबारा चेंज नहीं करेंगे। पर रन टाइम में इनिशियलाइज करने से क्या बेनिफिट है, हर बार जब आप उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो नए वैल्यूज के लिए आप उस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं। रन टाइम को हम समझते हैं इनिशियलाइजेशन एट रन टाइम। तो रन टाइम इनिशियलाइज करने के लिए ये हो गया एट रन टाइम। रन टाइम इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपन एरे डिक्लेयर करते हैं वो तो हम करते ही हैं। माना कोई एरे आपने डिक्लेयर किया इंटीजर a ऑफ 5, ये आपने डिक्लेयर कर दिया और अब आपको इस एरे के वैल्यू को रीड करना है एट रन टाइम। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है। एक एरे है a जो कि 5 डेटा को रीड करेगा, एक डेटा रीड किया फिर 2 किया फिर 3 किया, मतलब रीड करने का काम बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे कार्य को करने के लिए हमने कुछ स्टेटमेंट देखे हैं, रिपीटेटिव स्टेटमेंट, जिसके लिए हमने देखे थे कुछ लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, जिसमें सबसे इजीएस्ट लूप होता है हमारा फॉर लूप। तो ऐसे ही आप किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करके इस एरे को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एट रन टाइम। तो लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लूप ये बताता है कि कोई कार्य कहां से शुरू हो रहा है, कितने बार वो कार्य को करना है और वो उस शुरू पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक चला गया है कि नहीं। इसके लिए हमें 3 वैल्यू देनी पड़ती है, इनिशियलाइजेशन और एक होता है कंडीशन और एक होता है आपका काउंटर। तो हम फॉर लूप यूज करेंगे। एरे ए कहां से रीड होना शुरू होगा, ऑब्वियस है, अगर आपने एक a ऑफ 5 दिया है तो ये 1 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, a ऑफ 1
शुरू होके 2 3 4 5 ए ऑफ 5 तक जाएगा। मतलब कितने बार ये कार्य रिपीट होगा? 5 बार। तो आपने लूप चलाया, अब लूप चलाना है तो एक वेरिएबल चाहिए, तो पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो माना आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, ये भी इंटीजर टाइप का है, और यहाँ आपने बोला आई इक्वल टू 1, और आई कितने बार चलेगा? आई एरे की साइज क्या है? 5। मतलब कितने बार चलना चाहिए? अगर 1 से शुरू होता है तो 5 तक चलना चाहिए। तो आई इज लेस देन इक्वल टू 5 लिखिए, या फिर आप आई इज लेस देन 6 भी लिख सकते हैं। और हर बार आई की वैल्यू कैसे बढ़ रही है भाई? पहले एलिमेंट को स्टोर करने के बाद वो सेकंड करेगा, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ। मतलब सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 का है। तो आप यहाँ लिखेंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये लिखने के बाद आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर आप यहाँ जैसे हम सिंपल वेरिएबल रीड करने के लिए स्कैनफ यूज करते हैं, एरे को भी रीड करने के लिए हम स्कैनफ करेंगे। जो भी एरे का डेटा टाइप है, यहाँ इंटीजर है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? %d। यही अगर फ्लोट होता तो %f, और यही अगर कैरेक्टर होता तो %c। इसके बाद हम जैसे एरे को रीड कर वेरिएबल रीड करते हैं वैसे ही %a ऑफ। अब देखिए सिंपल वेरिएबल रहता, अगर ये इंटीजर a रहता तो आप क्या लिखते? स्कैनफ %d m%a की वैल्यू रीड हो जाती। वैसे ही यहाँ पर %a, एरे का नाम a है, पर चूंकि यहाँ पर साइज भी है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया। और इस साइज को आप किससे इनिशियलाइज कर रहे हो? किससे रीड कर रहे हो? किससे इंक्रीज कर रहे हो? एक वेरिएबल है जिससे आप कर रहे हो, उसका नाम क्या है? आई। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? आई। ये कैसे वर्क करेगा? जब हमारा लूप एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या है? 1। क्या 1 छोटा है 5 से? हाँ छोटा है, मतलब लूप ट्रू है, अंदर आएगा। आई की वैल्यू अभी क्या हो गई? 1 हो गई। ए ऑफ 1 मतलब ये वाला पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। जो भी वैल्यू आप दोगे, सपोज आपने 10 दिया तो वो कहाँ स्टोर हो गया? ए ऑफ 1 में। फिर ये आई की वैल्यू क्या कर देगा? आई इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये चेक करेगा कंडीशन को, आई की वैल्यू अब 2 हो गई। क्या 2 छोटा है 5 से? हाँ छोटा है, अंदर आएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? ए ऑफ 2, आई की वैल्यू 2 हो गई। सेकंड पोजीशन में आप जो भी वैल्यू दोगे, सपोज आपने 12 दिया, वो स्टोर हो गया। ऐसे ही ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। आई की वैल्यू 2 प्लस 1 से 3 हो जाएगी। क्या 3 छोटा है 5 से? हाँ छोटा है। ए ऑफ 3 पोजीशन में एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, सपोज आपने 13 दिया। ऐसे ही आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 प्लस 1 4। क्या 4 छोटा है 5 से? हाँ छोटा है। ए ऑफ 4 में आपकी एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, माना आपने दे दिया 15। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 प्लस 1 मतलब 5। क्या 5 छोटा है? हाँ छोटा तो नहीं पर बराबर जरूर है। ए ऑफ 5 में जो भी वैल्यू देंगे वो स्टोर हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 प्लस 1 मतलब 6। अब फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 6 छोटा है 5 से? ना 6 छोटा है ना बराबर है। यहाँ पर आपका लूप क्या हो गया? फॉल्स हो गया, आपका एग्जीक्यूशन बाहर आ जाएगा। और इस प्रकार इस लूप के एग्जीक्यूट होने से आपके एरे की जो भी साइज थी उतने डेटा आपके उस एरे में क्या हो गए? रीड हो गए। तो ये जो है ये पर्टिकुलर ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 इसे ऐसे रीड किया जाता है, ए ऑफ 1 ए ऑफ 2। ये सभी उसके एलिमेंट्स है जो कि सीक्वेंशियली डेटा को रीड करता है या सीक्वेंशियली डेटा को प्रिंट भी करता है। यहाँ पर जो हमने सिंटेक्स देखा था एरे का हमने जो सिंटेक्स देखा था, या इसको हम कह सकते हैं, हमने देखा था कि यहाँ पर हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर हम एरे का नाम लिखते हैं और फिर हम ब्रैकेट में उसकी साइज देते हैं। तो ये जो हमने सिंटेक्स देखा था, यहाँ पर ये जो साइज है इसे ही हम कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं इसे हम? डायमेंशन। तो ये जो डायमेंशन है या ये जो साइज है वो जितनी होगी वो उतना डायमेंशनल एरे कहलाता है। यहाँ पर हमने जितना देखा वहां पर हमने हमेशा हर जगह देखा है कि हम एक ही साइज दे रहे हैं। तो ये कौन सा एरे है आपका? 1 डायमेंशनल एरे है। तो किसी 1 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है ये हमने देखा, साथ ही साथ कैसे किसी 1 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज किया जाता है एट रन टाइम एंड एट कंपाइल टाइम, ये हमने देखा। ये सभी हमने इस एरे के एग्जांपल को समझने के लिए हमने उस एरे का डेटा टाइप इंटीजर रखकर समझा है।
चाहे जरूरत पड़ने पर आप इसे फ्लोट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप इसे कैरेक्टर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वन डायमेंशनल एरे को हम एक प्रोग्राम से समझते हैं। एक प्रोग्राम हम कंसीडर करते हैं, माना एग्जांपल हम लिखते हैं एक प्रोग्राम कि राइट द C program to read age of 10 persons and find their average age। ये हमारा एक टास्क है कि हमको एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें 10 पर्सन्स के एज को रीड करना है और उसका एवरेज एज कैलकुलेट करना है। तो इसको हम थ्रू वन डायमेंशनल एरे बनाएंगे। कैसे, इसकी हम कोडिंग देखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h hash include conio.h void main एरे डिफाइन करेंगे। एज है पर्सन्स के, फ्लोट हो सकता है, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, एक एरे डिफाइन किया। एज ऑफ कितने पर्सन्स के एज को स्टोर करना है, 10, तो एज ऑफ 10। यहाँ एज एरे का नाम है, 10 उसकी साइज है। इसके अलावा हमें 10 पर्सन्स के एज को स्टोर करना है, उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया s, जो कि 10 पर्सन्स के एज को स्टोर करेगा। इसी के साथ आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया avg, जो कि एवरेज को स्टोर करेगा। लूप चलाना पड़ सकता है अगर हम एट रन टाइम डेटा रीड करें तो इंटीजर i आपने एक वेरिएबल लिया। यहाँ आपने सबसे पहले मैसेज दिया printf एंटर एज ऑफ 10 पर्सन्स, ये मैसेज प्रिंट होगा। इसके बाद अब आपका लूप चलेगा फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, फिर आप यहाँ लिखेंगे scanf, एज रीड करना है, फ्लोट है, %f, एम्परसेंट, एरे का नाम है एज, और लूप किससे चल रहा है, i से चल रहा है। ये आपने i के थ्रू एज को रीड कर लिया। इसके बाद फिर अब आप यहीं पर इसका एवरेज निकालते जाएंगे, तो s इक्वल टू s प्लस एज ऑफ i। फाइनली जब ये हो जाएगा तो एवरेज निकालेंगे, स्टोर करेंगे s डिवाइडेड बाई 10.0 और printf मैसेज दे देंगे /n एवरेज एज इक्वल टू %f और avg गेट ch और प्रोग्राम क्लोज। ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा, माना हमें 10 पर्सन्स के एज को रीड करके स्टोर करना है। अब एज जो है फ्लोट हो सकता है, इसलिए हम एक ऐसा एरे डिफाइन करेंगे जिसका डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, फ्लोट रखेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h conio.h void main। जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के पार्ट में वेरिएबल डिक्लेयर किया। कौन कौन से वेरिएबल की जरूरत है, एक हमको चाहिए जो कि एक वेरिएबल चाहिए या एक एरे चाहिए जो कि एज को स्टोर करेगा, एक वेरिएबल चाहिए जो कि उस 10 पर्सन्स के एज के समेशन को स्टोर करेगा, क्योंकि एवरेज कैसे निकालते हैं हम, उतने डेटा को पहले जोड़ते हैं, फिर जैसे जितने भी डेटा को जोड़ना है उतने नंबर से हम उसे डिवाइड करते हैं। तो एक ऐसा आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि ऐसे 10 पर्सन्स के एज को के समेशन को स्टोर करेगा। इनिशियल वैल्यू उसकी क्या दे दी, 0। जब भी किसी वेरिएबल में मोर देन 1 डेटा के कलेक्शन को स्टोर करना हो, के समेशन को स्टोर करना हो, तो उसकी इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या दी जाती है, 0 दी जाती है। और फिर हमें एवरेज भी स्टोर करना है, तो एवरेज भी किस में आने की संभावना है, फ्लोट में आने की संभावना है। तो आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया avg, जो कि कैसा है, फ्लोट टाइप का है। अब अगर इस 10 पर्सन्स के एज को आपको एट रन टाइम स्टोर करना हो तो उसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। लूप चलाने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए जो कि इंटीजर होना चाहिए। हमने एक वेरिएबल लिया i इंटीजर। हमने सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट किया printf एंटर एज ऑफ 10 पर्सन्स की। 10 पर्सन्स के एज को क्या कीजिए, एंटर कीजिए। अब मोर देन 1 डेटा है, रीड करना है, लूप चलाना पड़ेगा। कहां से शुरू होगा, ऑब्वियस है
10% है तो 1 से शुरू होगा, i इक्वल टू 1 कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा, i इज लेस देन इक्वल टू 10। और हर बार i की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, पहले फर्स्ट पर्सन का एज रीड होगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड होगा, तो मतलब सभी के बीच में गैप कितना है, 1 का है, तो i इक्वल टू i प्लस 1, या हम इसे i प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। इसके बाद लूप का हमने एग्जीक्यूशन शुरू किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, क्या होगा, रीड करना है, रीड करने के लिए हम स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। स्कैनफ किसकी एज को रीड करनी है, एज रीड करनी है, डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, तो %f एम्परसेंड एज ऑफ i। जब i की वैल्यू 1 होगी तो पहले पर्सन की एज रीड होगी, जैसे ही पहले पर्सन की एज रीड होगी, इसी लूप में हमने एक और लाइन लिखा है s इक्वल टू s प्लस एज ऑफ i। तो जैसे ही पहले पर्सन की एज रीड हुई, जैसे ये आपका एक एरे बन जाएगा जिसमें आपको कितने पर्सन की एज को रखना है, सपोज 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10% के एज को रखना है। तो ये आपका हो गया एज ऑफ 1। ऐसे ही करते करते ये कितना हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा एज ऑफ 10। फर्स्ट पर्सन का जैसे ही एज रीड हुआ, माना आपने 10 दिया, तो पहले पर्सन का एज कितना है, 10 साल, तो ये जो 10 है वो स्टोर हो जाएगा, s के साथ जुड़ जाएगा। तो जब जोड़ना है तो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो आपने s की इनिशियल वैल्यू क्या दी है, 0, तो यहाँ पर 0 प्लस 10 जो भी होगा वो कितना स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया आपके s में। फिर आपका ये कंडीशन चेक होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, i इक्वल टू 2, i 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, अंदर आएंगे। अब आप कौन से पर्सन, i की वैल्यू हो गई 2, मतलब एज ऑफ 2, मतलब आप इस सेकंड पर्सन की एज को रीड करेंगे, माना आपने इसमें वैल्यू दी 20, तो जैसे ही आपने एज डालते गए आप उसको जोड़ते गए, इसलिए आपने इस लाइन को भी लूप के अंदर लिख लिया। अब s की वैल्यू थी 10, ये 10 प्लस अब आपने क्या दी है 20, तो 10 प्लस 20 कितनी स्टोर हो गई, 30 स्टोर हो गई। ऐसे ही आप कितने पर्सन के एज को स्टोर करेंगे, 10% के एज को रीड करेंगे प्लस 10% के एज को जोड़ते जाएंगे और उसे किस में स्टोर करते जाएंगे, s में। एक कंडीशन आएगी जब i की वैल्यू 11 होगी और ये लूप यहाँ फॉल्स हो जाएगा और आपके 10% के एज रीड होकर जुड़ के s में स्टोर हो जाएंगे, फिर आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप लूप के बाहर आएंगे। जैसे ही लूप के बाहर आएंगे आपको एक लाइन मिल रही है जहां आप क्या कर रहे हैं, एवरेज एज को निकाल रहे हैं, और किसी भी वेरिएबल का, किसी भी डेटा का एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे 10% के एज का एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 10, s में 10% के एज का समेशन है, उसमें आपने डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 10 को आपने 10.0 इसलिए लिखा कि फ्लोट वैल्यू है तो वो उसको कंसीडर करेगा, और जो भी एवरेज एज आएगी वो इस एवीजी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फिर आप उस एवीजी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो प्रिंटर आप एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, स्लैश एंड नए लाइन में चले जाएंगे, एवरेज एज इक्वल टू %f, और इस %f की जगह आपने एवीजी की वैल्यू स्टोर कर दी, प्रिंट कर दी, एवीजी की वैल्यू प्रिंट हो गई, गेट ch और प्रोग्राम क्लोज। तो इस प्रोग्राम के थ्रू आपने देखा कि कैसे आप वन डायमेंशनल एरे का उपयोग करके 10% के एज को रीड कर सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं।